किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे, बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिजाइन, एनसीएमसी कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आई मेट्रोज नॉलेज शेयरिंग के द्वारा एफिशिएंसी बढ़ाने के प्रयासों को साकार कर रहा है। मेट्रो सेक्टर कंजेशन कम करने, प्रदूषण पर लगाम लगाने, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर शहरों को नई पहचान दे रहा है। शहरी विकास को दिशा देने, लागत कम करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, फंडिंग के नए स्रोत विकसित करने, अधिक शहरों और अधिक नागरिकों तक मेट्रो का लाभ पहुंचाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में परिवर्तन कर नई मेट्रो पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकरूपता तथा कॉस्ट बेंचमार्किंग जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और नए मेट्रो बिल को आकार दिया जा रहा है। घनी आबादी वाले बहुनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कम आबादी वाले नगरों हेतु कम कीमत के मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो तथा वाटर मेट्रो जैसे नए विकल्प सेक्टर को नए आयाम दे रहे हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिदिन 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क का लाभ उठा रहे होंगे। समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए मेट्रो सेक्टर नए अवसरों व नई संभावनाओं के द्वार खोलकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से देश भर की मेट्रो ने पिछले 6.5 सालों में अभूतपूर्व विकास किया है। दिल्ली मेट्रो में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आइए ड्राइवरलेस मेट्रो की विशेषताओं पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दुनिया के उस 7% प्रतिष्ठित मेट्रो नेटवर्क की श्रेणी में शामिल होने जा रही है, जहां बगैर ड्राइवर के ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब ट्रेन ड्राइवर को जल्द सुबह, देर रात और ऑफ पीक आवर्स में ट्रेनों को डिपो से रोजाना निकालने, ले जाने एवं टेस्टिंग करने वाली एक्टिविटीज से फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेनें ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सुपरविजन में स्वयं ही सभी सिस्टमों को मात्र 10 मिनट में चेक कर लेंगी और यात्री सेवाओं के लिए रवाना हो जाएंगी। तकनीकी रूप से एडवांस्ड इन ट्रेनों में अब ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेनें पहले से ज्यादा विश्वसनीय, नियमित, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कराएंगी और जून 2021 तक 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी दौड़ने लगेंगी। आज इन फुल्ली ऑटोमेटेड चालक रहित ट्रेन सेवाओं का दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। वो ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे आदर पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्लैग का अनावरण करते हुए देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ करें। जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर खड़ी प्रथम चालक रहित ट्रेन को रवाना करें।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम एनसीएमसी आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से एनसीएमसी फ्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से
शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी। अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य हैं। साथियों, आखिर ये परिवर्तन, ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी। कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी। हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर। हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अगर हम एक ही फिक्स मॉडल बनाकर
मेट्रो रेल का संचालन करते तो तेजी से विस्तार संभव ही नहीं था। हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल शहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। यही वजह है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। मेट्रो लाइट उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां मेट्रो लाइट वर्जन पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है। मेट्रो नियो, जिन शहरों में सवारियां और भी कम हैं, वहां पर मेट्रो नियो पर काम हो रहा है। ये सामान्य मेट्रो की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है। इसी तरह है वाटर मेट्रो। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उदाहरण है। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडी हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। इससे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही उनके पास मौजूद द्वीपों के लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकेगा। कोच्चि में यह काम तेजी से चल रहा है और साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविधा संपन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भर नहीं है, ये प्रदूषण कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। मेट्रो नेटवर्क के कारण सड़क से हजारों वाहन कम हुए हैं, जो प्रदूषण का और जाम का कारण बनते थे। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है। साथियों, आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ये समय की मांग है। अभी मुझे बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। आज इस उपलब्धि के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा है। हम ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम के भी प्रयोग कर रहे हैं जिनमें ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज मेट्रो रेल में 130 मेगावाट सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बढ़कर 600 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका उपयोग करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे, इन आधुनिक तकनीकों पर भी
काम तेजी से चल रहा है। साथियों, आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉमन मोबिलिटी कार्ड का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको इंटीग्रेटेड एक्सेस देगा। यानी एक कार्ड ही हर जगह के लिए पर्याप्त है। ये हर जगह चलेगा। साथियों, मेट्रो के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है। दफ्तर या कॉलेज पहुंचने में देर हो रही है और ऊपर से टिकट की परेशानी। मेट्रो से उतर भी गए तो बस का टिकट। आज जब हर किसी के पास समय की कमी है तो रास्तों में समय नहीं गंवाया जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी दिक्कतें अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, देश के सामर्थ्य और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तेमाल हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। वन नेशन वन फास्टैग ने देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है। डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी व्यवस्था एक जैसी हुई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, इससे देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड, इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था। वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी आयुष्मान भारत से देश के करोड़ों लोग एक राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ ले रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविधा संभव हो पाए हैं। इसी तरह नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21वीं सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुराना शहर होने की वजह से इसमें चुनौतियां जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ ही हमें इसको आधुनिकता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधुनिक स्वरूप देने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्स में भी छूट दी है। दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों का नियमितीकरण हो या फिर झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास देने का प्रयास, दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरूरत के अनुसार एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर से बदला जा रहा है। साथियों, दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21वीं सदी के नए आकर्षण भी हो, इसके लिए काम जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल बिजनेस टूरिज्म इसका अहम सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसद भवन के निर्माण का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत वंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली 130 करोड़ से अधिक आबादी की दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत की राजधानी है। उसी भव्यता के दर्शन यहां होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करते हुए दिल्ली के नागरिकों का जीवन और बेहतर बनाएंगे, दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे। एक बार फिर नई सुविधाओं के लिए मैं देश को भी और दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री। तो देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का सौगात दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया में अब वैक्सीनेशन की प्लानिंग हो चुकी है। वहीं भारत में भी आज से वैक्सीनेशन से जुड़ा ड्राई रन शुरू हो रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए वैक्सीनेशन से पहले की तैयारियों को परखा जाएगा। आपको हम बताते हैं कि कैसे आप तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी की गई है। कैसे पहुंचेगी आप तक कोरोना वैक्सीन? कैसे है वैक्सीनेशन की तैयारी? क्या है कोरोना के खिलाफ सरकार का वैक्सीनेशन प्लान? न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल। नए साल में वैक्सीनेशन का खाका तैयार है। देश को संकट से उबारने की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। उसी तैयारी का हिस्सा है कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीनेशन से पहले ये ड्राई रन आपके लिए और पूरे देश के लिए कितना अहम है, इसको बारीकी से समझिए। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम होगा। कोल्ड चेन तैयार किए गए हैं। वहां से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजे जाएंगे, फिर उन्हें जिलों में पहुंचाया जाएगा। मेडिकल टीम और एक्सपर्ट टीम की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है। यानी आप तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे में कोई चूक ना हो जाए, तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी तमाम आशंकाओं को जांच परखने के लिए 2 दिनों का डमी रन किया जा रहा है। मतलब आप तक वैक्सीन को सही सलामत पहुंचाने की पहली परीक्षा हो रही है। इसके जरिए वैक्सीनेशन प्लान की कामयाबी की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 2 दिनों के ड्राई रन का आयोजन 4 राज्यों में किया जा रहा है। इसके तहत गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में पूरी प्रक्रिया को परखा जाना है।
पंजाब के लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर जबरदस्त तैयारी है। लुधियाना के 7 केंद्र और SBS नगर जिला के 5 केंद्रों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। मेरे पीछे खन्ना का सिविल अस्पताल है, जहां पर ड्राई रन आयोजित किया जाना है। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन ड्राई रन के लिए रखे गए हैं। आज पहला दिन है, तो आज ज़्यादातर डेटा एंट्री होगी। जो कोविन ऐप है उसमें लोगों का जो प्रशासनिक डेटा है वो उसमें अपलोड किया जाएगा और कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। 2 दिनों तक चलने वाले वैक्सीनेशन के ड्राई रन के मायने क्या हैं और कैसे इसकी तैयारी की गई है, इसमें क्या क्या होना है, ये भी जान लीजिए। इसके तहत डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में भेजी जाएगी। वैक्सीन ले जाते समय तापमान का खास ख्याल रखना होगा, लिहाजा बार बार तापमान मापा जाएगा। इसी प्रक्रिया के दौरान जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें SMS भेजा जाएगा। उस SMS में वैक्सीनेशन टीम का जिक्र होगा, साथ ही वक्त और जगह भी लिखी होगी। कोरोना की महामारी के सामने ये माना जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो जल्द आ जाएगी, लेकिन ये वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे पहुंचेगी और उसके बाद गांव के आखिरी शख्स तक ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो -7 से 8 डिग्री के आसपास रखना होगा। तो उसकी जो तैयारियां है उसको लेकर 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा गया है। ये मॉक ड्रिल गांधीनगर और राजकोट में रखा गया है। It will be basically dry run without the vaccine. Basically, our preparedness will be tested. So we are prepared, and of course we are very happy that Assam has been selected for the dry run. इस ड्राई रन के जरिए सरकार तैयारियों को सुनिश्चित करना चाहती है। इस ड्राई रन में किसी को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया का पालन वैसे ही किया जाएगा जैसे कि वैक्सीन आने के बाद होगा। वहीं कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सरकार ने कोविन ऐप तैयार की है। वो ऐप सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, इसे भी देखा जाएगा। इस मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारी जो डाटा जुटाएंगे उस पर कोरोना वैक्सीनेशन पर बना नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप मंथन करेगा और उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन के दौरान अमल किया जाएगा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल, हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के ग्राफ में फिलहाल गिरावट आती दिखाई दे रही है। संक्रमण का ग्राफ लुढ़का है और ये एक बेहतर संकेत जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, फिर भी और सरकार अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों में ठोस पहल हुई है। कोरोना वैक्सीन बेशकीमती है। वैक्सीन का एक डोज जिंदगी बचाने का डोज होगा। कोरोना वैक्सीन के रिसर्च को लेकर पूरी दुनिया में लंबा दौर चला है और अब कई देशों ने वैक्सीनेशन की शुरुआत का शुभ संकेत भी दे दिया है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं। नया साल खुशियों की सौगात लेकर दस्तक दे रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत पहले फेज में 3 अलग अलग ग्रुप को वैक्सीन लगाने की योजना है। अब आपको समझाते हैं कि आपका नंबर कब है, यानी आप तक वैक्सीन कब पहुंचेगी। अब तक की रणनीति के मुताबिक पहले चरण में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तीसरा ग्रुप है 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का, जिनकी संख्या 27 करोड़ है। चौथा ग्रुप उन 1 करोड़ लोगों का है जिनकी 50 साल से कम उम्र है, लेकिन वो किसी पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। केंद्र की इस योजना पर अमल शुरू हो चुका है। तमाम संबंधित एजेंसियां एक्शन में है। पहले फेज में दिल्ली में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जानी है। इसके लिए 1000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की उधर सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कोल्ड चेन तैयार किए जा रहे हैं। यूपी में रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने पर राज्य सरकार काम कर रही है।
बिहार सरकार ने भी वैक्सीनेशन की तैयारी तेज कर दी है। वहां पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रमुखता से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। केरल में भी पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल स्टूडेंट का वैक्सीनेशन होगा। इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है। प्रायोरिटी में 2 ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें, इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। तेज होती तैयारियों को देखकर अब राहत की सांस आने लगी है। उम्मीद है देश में जल्द वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राजधानी दिल्ली वालों की मुश्किल दोहरी हो चुकी है। यहाँ सर्दी के साथ धुंध ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन बड़ी मुसीबत ये कि आने वाले दिन लोगों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करना पड़ सकता है। 24 घंटे बाद कंपाएगी दिल्ली की सर्दी। आने वाले कुछ दिन दिल्ली पर पड़ेंगे भारी। कंपकपाती ठंड से होगा नए साल का आगाज। 1 जनवरी को 3 डिग्री तक गिरेगा दिल्ली का तापमान। कोहरे की चादर में लिपटी यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कोहरा इतना गहरा है कि सूरज के आसमान में चढ़ने के बाद भी इसका असर बना हुआ है। सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। इंडिया गेट का इलाका हो या फिर संसद मार्ग का, सराय काले खां का इलाका हो या फिर करनाल बाईपास का, हर जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां रेंग कर चलने पर मजबूर हो गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों के शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक के साथ राजधानी के लोगों की दिक्कत कल सोमवार से और बढ़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहा बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार जो है वो तेज हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो दस्तक देगी। शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि रविवार और सोमवार के दिन दिल्ली और इसके अलावा उत्तर भारत के अंदर जो शीतलहर है वो और तेजी से बढ़ेगी और तापमान जो है वो 5 डिग्री तक एक बार फिर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के माने तो नया साल शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी दिल्ली एनसीआर वाले भयंकर सर्दी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। ऐसे में कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि कई किसानों ने अत्याधुनिक टेंट लगा रखे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी फ्लाईओवर के नीचे या ट्रैक्टर ट्रॉली पर रात बिता रहे हैं। सुबह होते ही सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय ही उनका सहारा होता है। गाजीपुर बॉर्डर 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक तरफ जवान और दूसरी तरफ किसान, लेकिन लगातार गिरते हुए तापमान के बीच किसानों का जोश, जुनून और जज्बा ठंडा नहीं हो रहा और किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और जब तक तीनों कानूनों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इसी तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
पूरे मैदानी इलाके में दिल्ली की सर्दी बदनाम है और इसका असर भी दिखने वाला है। नए साल का स्वागत ठंड और कोहरे के दोहरे सितम के बीच करना होगा। 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 3 डिग्री तक गिर जाएगा और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मौसम की मार ना पड़ी हो। यूपी में ठंड के साथ कोहरे ने कोहराम मचाया है तो पंजाब में भी कोहरे की भारी मार पड़ी है। हिमाचल के कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहा है तो उत्तराखंड भी 0 डिग्री के पास है। सिर्फ राजधानी पर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत पर सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा से लेकर पंजाब और चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत का प्रदेश कोई भी हो, हर जगह नजारा लगभग एक सा ही है। यूपी का कानपुर हो या हरियाणा का हिसार, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग हो या हिमाचल का शिमला, पंजाब का अमृतसर हो या फिर चंडीगढ़, हर जगह कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल में नवंबर में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, लेकिन उसके बाद लगातार खिली हुई धूप यहां पर निकल रही है। ये धूप और ये तापमान बहुत जल्द नदारद होने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल की वादियों के ऊपर हिमालय पर्वत के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटों में मौसम पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये तस्वीरें स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर की हैं। सुबह सुबह कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि 50 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। हालांकि दिन निकलने के साथ साथ धुंध छंटता चला गया, लेकिन सुबह का आलम वाकई खौफनाक था। पूरे उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कोहरे का कोहराम भी शुरू हो चुका है। मैं इस समय अमृतसर में हूं और इस समय पारा जो है वो 7 के नीचे है। ठंड इस कदर है कि मेरे हाथों की ये जो नसें, ऐसा लग रहा है खून जम जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी कैसे प्रभावित हुई है वो देख लीजिए। ये अमृतसर का जो सबसे प्रमुख इलाके हैं उनमें से भी यानी 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। सारी गाड़ियों की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ी है। अगर लैंप ना जलाए जाएं, फॉग लैंप ना जलाए जाएं, तो जाहिर है ऐसे में हादसे की संभावना। आप देखिए, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दूर से इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि किस कदर कोहरा है, कितना घना कोहरा है। पंजाब से अब हिमाचल चलते हैं, जहां ठंड का प्रकोप जारी है। अरसे बाद शिमला में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की वजह से पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल ही नहीं, हरियाणा में भी ठंड 0 डिग्री की तरफ लुढ़क रहा है। हिसार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड बढ़ गई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड आम जन को परेशान कर रही है। कानपुर हो या फिर मुरादाबाद, दोनों शहर सुबह के समय कोहरे के कहर से परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम होने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। राज्य कोई भी हो, हर जगह कोहरे के कहर के बीच सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।